हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, हम लोग इस चैनल पे सॉल्व कर रहे हैं टारगेट 35 सीरीज। बच्चों, टारगेट 35 सीरीज क्या है? ये सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 में फिजिक्स में 35 मार्क्स दिलाने के लिए डेडिकेटेड सीरीज है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का सेकेंड वीडियो देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दिए। मीन्स अभी तक 12 न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं और आज 13 न्यूमेरिकल से आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारा 13th क्वेश्चन यह है कि 3 चार्जेज 4Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द लेंथ L एट अ पॉइंट at distance 0, L/2 and L respectively. What should be the Q in order to make the net force on small q to be 0? Option A -Q, B -2Q, C -Q/2, D 4Q। तो देखिए बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन हमको दिया है कि 3 चार्ज हैं 4Q, कैपिटल Q और स्मॉल q, और ये कुछ इन पॉइंट्स पे रखे हैं। मतलब 0, समझो ये 0 का L/2, 0 और ये L, 0 मीन्स x एक्सिस पे ऐसे रखे हुए हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4Q से Q की जो डिस्टेंस है ये कितनी है? ये L/2 है। और 4Q से जो ये डिस्टेंस है ये टोटल कितनी है? ये L डिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है, ये L/2, ये पूरी L, तो ये क्या बचेगी बच्चों? ये डिस्टेंस भी बचेगी L/2। ये डिस्टेंसेस हमको पता चल गई। हमसे कहा जा रहा है इफ नेट फोर्स ऑन द स्मॉल q इज 0। स्मॉल q पे नेट फोर्स क्या है बच्चों? 0 है। यहाँ पे F नेट कितना हो जाना है? F नेट हो जाना है 0। तो हमको इस सिचुएशन में कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड करना। देखिए बच्चों, ये +4Q है, ये +Q है, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है जिसके लिए स्मॉल q पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। तो पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि स्मॉल q पे कौन कौन अपना फोर्स लगाएगा। कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन होगा। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे कि +Q पे कौन कौन अपना फोर्स लगाएगा। देखो, एक तो ये कैपिटल Q लगाएगा और एक ये 4Q लगाएगा। ये दोनों ही इस पे फोर्स अपना लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? फोर्स एक्टिंग एट स्मॉल q ड्यू टू 4Q चार्ज। ये कंफर्म है कि ये 4Q भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये तो रिपेल करेंगे। तो सीधी सी बात है कि इनके बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सन फोर्स होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी K Q1 Q2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है बच्चों? यहाँ पे देखिए L, तो अपान में L स्क्वायर। दिस इज फोर्स 1, F1 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग एट Q ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज। तो कैपिटल Q चार्ज से फोर्स कितना लगेगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये लगेगा F2 बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? डिस्टेंस यानी कि L/2 का होल स्क्वायर। मीन्स F2 की वैल्यू आ जाएगी 4। ये देखो 2 2 4 ऊपर चला गया। 4K Q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों का आ जा रहा है कि द नेट फोर्स एट +Q शुड बी 0। ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर नेट फोर्स एट Q इज 0, F1 शुड बी इक्वल टू F2 एंड शुड बी अपोजिट टू ईच अदर। देखो, F1 अगर इधर लगता है तो F2 कहाँ लगना चाहिए? अपोजिट में। क्यों? तभी तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर पाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में लगे तो अभी रिजल्टेंट 0 मिल ही नहीं सकता दो फोर्सेस का। इसका मतलब है कि F1 और F2 बराबर होने चाहिए एंड ऑफ Q
शुड बी निगेटिव, और जो Q की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, निगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर ये माइनस होगा या प्लस होगा तब तो ये F2 इधर लगाएगा। देखो F2 इनके बीच लगने वाला फोर्स है, लेकिन ये अपोजिट में कब लगेगा F1 के, जब ये निगेटिव हो जाए, क्योंकि ये तो प्लस प्लस था, रिपेल कर रहा था पक्का, तो ये माइनस होगा तभी तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में Q की वैल्यू जो भी आएगी वो निगेटिव आएगी और F1 बराबर F2 कर लो। तो जब ऐसा करोगे बच्चों क्या मिलेगा आपको, F1 बराबर F2 होना चाहिए, तो पहले इसको सॉल्व कर लो और जो वैल्यू आएगी उसको निगेटिव कर लेंगे अभी हम। तो क्या होगा देखो, F1 के 4Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर बराबर F2 की वैल्यू क्या है, 4KQ कैपिटल Q अपान L स्क्वायर। देखिए बच्चों L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर से एक Q कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा Q, उधर बचा कैपिटल Q। सो द वैल्यू ऑफ Q शुड बी इक्वल टू स्मॉल q एंड दिस शुड बी निगेटिव, दस वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इज माइनस Q। माइनस क्यों? क्योंकि फोर्स अपोजिट में लगाना है, ठीक है। इसका मतलब कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस Q होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि A charge capital Q is placed at each of the opposite corners of a square. A charge Q is placed at each of the other two corners. If the net electrical force on the capital Q is 0, then capital Q upon Q equals A minus 2 root 2, B minus 1, C 1 and D minus 1 upon root 2. Okay. तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमको गिवन है कि एक स्क्वायर है जिसकी हर कॉर्नर पे ऐसे चार्ज रखे हुए हैं, अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल Q चार्ज रखे हैं और बाकी अपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल q रखे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि द नेट फोर्स एट कैपिटल Q इज 0। तो कैपिटल Q पे नेट फोर्स, चाहे इस पे 0 मानो चाहे नीचे वाले पे 0 मानो, बात वही है, इस पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो हमको बताना है कि कैपिटल Q एंड स्मॉल q का रेशियो क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कैपिटल Q पे लगने वाला नेट फोर्स निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। भाई देखिए ऐसा है कि ये Q और ये Q क्या करेंगे बच्चों, ये इस पर एक फोर्स लगाएंगे। अच्छा, अगर अभी हम प्लस माइनस पे ध्यान ना दें तो नॉर्मली हमको क्या दिख रहा है, दोनों में प्लस दिख रहा है, मतलब ये इसको रिपेल करते हुए ऐसे दिखेंगे, मतलब ये फोर्स लगेगा F, तो ये फोर्स हो जाएगा F41, मतलब फोर्स एट 4 ड्यू टू 1। 3 से 4 पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वो इधर लगेगा। इधर कौन सा फोर्स लगेगा, F43, फोर्स एट 4 ड्यू टू 3। एक ये 2 वाला भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कितना लगाएगा बच्चों, ये इधर लगाएगा। ये कौन सा लगाएगा, ये लगाएगा F42, फोर्स एट 4 ड्यू टू 2, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 फोर्स इस पे लगेंगे और नेट फोर्स इस पे क्या लगना चाहिए बच्चों, 0 लगना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन आपसे कह रहा है। देखिए बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम F41, F43 और F42 की वैल्यू निकालेंगे। F41 तो फोर्स एक्टिंग एट 4 चार्ज ड्यू टू 1 चार्ज, ठीक है। पहले चार्ज से फोर्स पे लगने वाला फोर्स कितना होगा सोचो, F41 ये होगा K, Q1 Q2 तो Q स्मॉल q अपान डिस्टेंस के स्क्वायर। मान लेते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड A है तो ये भी A हो जाएगी, ये भी A, ये भी A, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर होता था ना, अपान में A का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, सिंपल। अब बच्चों हम करेंगे कि फोर्स एक्टिंग एट 4 ड्यू टू 3,
3 से 4 पे लगने वाला फोर्स ये कितना होगा, F43। इसकी वैल्यू क्या आएगी, K कैपिटल Q स्मॉल q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, ये है बच्चों वही साइड हो जाएगी तो a स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे फोर्स एक्टिंग एट 4 ड्यू टू 2 से 4 पे लगने वाला फोर्स ये क्या होगा, सोचो, ये F होगा 4-2 और ये कितना होगा K कैपिटल Q भाई Q1 Q2 दोनों कैपिटल Q हो गया अपान डिस्टेंस के उसका। अब ये डिस्टेंस लेनी बच्चों, ये वाली, तो ये A और ये एंगल 90 डिग्री। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि √2a, ये आ गई, यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो इधर ही चला जाएगा। क्यों भाई, तो F41 और F43 का जो रिजल्टेंट होगा F डैश वो इधर ही चला जाएगा। और वो होगा कितना, तो यहां पे लिखेंगे क्या, रिजल्टेंट ऑफ F41 एंड F43। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, F डैश बराबर रूट में F41 स्क्वायर प्लस F43 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि हमको पता है कि F41 और F43 एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो ऐसे लगना चाहिए था F41 का स्क्वायर प्लस F43 का स्क्वायर प्लस 2F41 F43 cos थीटा, तो cos 90 हो जाए, cos 90 की वैल्यू 0, मीन्स लाभ पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे यूज किया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों F डैश कितना मिलेगा, F डैश शुड बी इक्वल टू, देखो रूट में K कैपिटल Q स्मॉल q अपान a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फिर F43 कहाँ गया, ये है K कैपिटल Q स्मॉल q अपान a स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2 इंटू K कैपिटल Q स्मॉल q अपान a स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन F डैश, एक क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए इसको। ठीक है, इसको फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड कह दीजिए और इसको थर्ड कह दीजिए। अब नेट फोर्स चार्ज 4 पर कितना लगना चाहिए, 0, यहां पे लिख देंगे, सिंस द नेट फोर्स एट चार्ज 4 यानी कि कैपिटल Q पे नेट फोर्स कितना है, 0। सो वी कैन से हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इस पे अब देखिए दो फोर्स बचे, इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला प्लस ये वाला, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हो गया, F नेट बराबर हम इसको नॉर्मली कर लेते हैं F डैश प्लस F42, इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो F नेट बराबर F डैश प्लस F42 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो F डैश कितना आया बच्चों, F डैश देखिए निकाला हमने, निकला है √2, देखिए F डैश क्या निकला है, √2 K Q कैपिटल Q अपान a स्क्वायर प्लस F42 कितना था, देखिए ये था K कैपिटल Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, तो आएगा K कैपिटल Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ टर्म को तो क्या मिलेगा, √2 K कैपिटल Q स्मॉल q अपान a स्क्वायर बराबर उधर बचेगा माइनस का K कैपिटल Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। देखो बच्चों फिर वही बात है कि जो कट सकते हैं उनको ऐसे ही कट कर देंगे, तो ये बचेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, Q से एक Q जाएगा, K से पूरा K कैंसिल हो जाएगा, मीन्स बचा क्या, √2Q बराबर माइनस का Q/2। सो Q अपान स्मॉल q शुड बी इक्वल टू, ये देखो इधर नीचे ले आओ, ये 2 इधर चला जाएगा, -2√2। इसका मतलब Q अपान कैपिटल Q अपान स्मॉल q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2√2। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर
ए शुड बी करेक्ट। सो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए फटाफट। तो बच्चों अब टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं। हमारा 15th क्वेश्चन यह है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम in the circular orbit of radius small r. The Coulomb force F vector between the two is where k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. A minus k e square upon r cube r unit vector. B k e square upon r cube r vector. C minus का k e square upon r cube r vector. D के ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ओके, देखिए बच्चों इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपको पता है एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन एटम में नॉर्मली, और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। हमको इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज भी क्या हो जाएगा प्लस ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों माइनस ही। तो हमको इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बताना है, जबकि कहा गया कि इलेक्ट्रॉन स्मॉल आर रेडियस में रिवॉल्व करता है। तो बच्चों चूंकि वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ का यहाँ पे यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं और ये एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है कूलॉम्स लॉ से, K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर एंड आर का यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन को दिखा देता है बच्चों, ठीक है। और आपको ये भी पता है किसी भी चीज का जो यूनिट वेक्टर होता है ये उस वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड की रेशियो बराबर होता है, मीन्स आर यूनिट वेक्टर बराबर आर वेक्टर अपान आर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपान आर। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर, आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो के Q1 Q2 अपान आर क्यूब आर वेक्टर। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ है और इसका यहाँ पे यूज कर लो। तो देखिए जब यहाँ पे निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। कितना फोर्स लगेगा, तो एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2, तो इनको विद साइन रख दीजिए तो अपने आप डायरेक्शन निकल आती है। मतलब अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो माइनस का आ जाएगा, रिपल्सिव होगा तो प्लस का आ जाएगा फोर्स। सबसे बड़ी बात हम देखते हैं प्लस ही ये माइनस ही दोनों अपोजिट चार्ज है, मतलब ये अट्रैक्शन का होगा, मतलब टोटल आंसर हमारा निगेटिव आएगा। तो क्लियर है, तो क्या आएगा के Q1 पहला चार्ज ई, Q2 दूसरा चार्ज माइनस ई, आर वेक्टर अपान आर क्यूब। तो यहाँ से एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी बच्चों यहाँ से के ई स्क्वायर आर वेक्टर अपान आर क्यूब, वो भी कैसा माइनस का। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अब टारगेट, तो देखिए बच्चों टारगेट 35 का क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि the magnitude of the force experienced by an electron placed at a point in the electric field E is equal to its weight mg. The magnitude of E is A mg E, B E upon mg, C mg upon E, D mg upon E square. ओके, हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी है E, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, ऐसा उन्होंने दे भी रखा वैसे। अब ऐसा है इन्होंने कहा इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इसके वेट के बराबर है। तो बच्चों इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, QE। भाई
इलेक्ट्रिक फोर्स एट इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, QE। तो F इक्वल टू क्या लगेगा, Q का मतलब चार्ज इसका, तो E इंटू ई। और ये फोर्स लगेगा किधर, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन होगा ये निगेटिव होगा, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, मतलब Fe इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इधर लगेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई E इज इक्वल टू mg, so the value of electric field is mg upon E। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी mg upon E। इससे पता चलता है कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज mg अपॉन। तो बच्चों टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 17 यह है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, A 0, B इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट द सेंटर, C ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट द सेंटर, and D half the value of electric field due to one charge at the center। ओके बच्चों हमसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, when two equal but opposite charge are placed at very small distance, और इस स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों, 2L से। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। हमको इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, तो इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी, इस पॉइंट को पहले वाले चार्ज को A, दूसरे को B कह दीजिए, इस पॉइंट को B कह दीजिए। तो यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक माइनस Q की वजह से होगी। ये डिस्टेंस L एंड ये वाली भी L। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज की वजह से कितनी होगी, तो क्या होता है फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज। अगर कोई Q चार्ज है R डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी हो तो इसका फार्मूला होता है KQ अपॉन R²। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, जहां पर K क्या है, K कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, देखो KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है L, तो L² हो गया, ठीक है। फिर लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो माइनस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी भाई, ये आएगी E2, और ये कितनी आएगी KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे वही L²। अब डायरेक्शन देखो, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, देखो आउटवर्ड। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हमेशा किधर होती है, आउटवर्ड। तो E1 इधर हो जाएगी, और जो E2 है वो किधर होगी, देखो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, तो ये माइनस है ना, तो ये अपनी तरफ लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इधर ही हो जाएगी, मतलब E2 भी इधर हो जाएगी। तो जब E1 E2 सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, इनका रिजल्टेंट इनको ऐड करके आएगा पैरेललोग्राम से। तो लिखेंगे कि सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इसका मतलब ये आ जाएगा KQ अपॉन L² प्लस KQ अपॉन L²। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो गए थे इसलिए ऐड हो गए, तो आ गया 2KQ अपॉन L²। इससे क्या पता चलता है कि एक चार्ज की वजह से यहाँ जितनी फील्ड थी उसका डबल टोटल फील्ड आएगी। So the net electric field intensity will be double of value of one charge produced at the center।
तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट दैट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डबल आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन of force emerging from a charged body if the electric field at A and B are EA and EB respectively, if the displacement between A and B is R, then A option EA is greater than EB, B option EA is less than EB, C option EA is equal to EB upon R, and D option EA is equal to EB upon R square। तो बच्चों देखिए ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या है, ई ए है, और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मानी जा रही है, बी। हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनी होंगी तो मैग्नीट्यूड उस पॉइंट पर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेंसर है, मतलब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है बच्चों, ये बी वाले पॉइंट से। क्योंकि बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो क्या है, थोड़ा सा दूर दूर है। जहाँ दूर दूर है, रेयरर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। जहाँ पे पास पास है यानी कि डेंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। सो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, इसका मतलब जो ई ए है वो ई बी से ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो दिए गए ऑप्शन में से ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19 हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि 2 चार्जेज +5 माइक्रोकूलाम एंड +10 माइक्रोकूलाम आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट midpoint between the two charges is A 4.5 into 10 to the power 6 Newton per coulomb directed towards +5 microcoulomb, B 4.5 into 10 to the power 6 Newton per coulomb directed towards +10 microcoulomb, C 13.5 into 10 to the power 6 Newton per coulomb directed towards +5 microcoulomb, and D 13.5 into 10 to the power 6 Newton per coulomb directed towards +10 microcoulomb। ओके, एक चार्ज है +5 माइक्रोकूलाम, एक चार्ज है +10 माइक्रोकूलाम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, मिड पॉइंट। ऐसे यहाँ ये मिड पॉइंट पे आपको निकालनी है। तो बच्चों जब टोटल ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगी इधर की। तो R1 इधर से डिस्टेंस क्या बचेगी है इस पॉइंट की, 10 सेंटीमीटर। इधर से भी डिस्टेंस ये क्या बचेगी, 10 सेंटीमीटर। पहले चार्ज को Q1 कह दिया तो दूसरे चार्ज को Q2 कह देंगे। हमको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप कि Q1 की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर लीजिए। Q2 हो गया तुम्हारे पास 10 × 10⁻6 कूलाम, पता है ना, कूलाम को जब माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। R1 और R2 सेम हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उनका वेक्टर सम निकाल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर सम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो देखिए फार्मूला लगाएंगे, E1 बराबर क्या, K Q1/R1²। आपको पता है ना, नॉर्मल जो K है हमारा, ये क्या होता है,
के कांस्टेंट होता है और के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। तो के की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और के को आवश्यकता पड़ने पर 1/4πε0 भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो के Q1² तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? के 9 × 10⁹ Q1 5 × 10⁻, देखो -6/R1²। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, देखो डिस्टेंस कितनी है? 0.1 का स्क्वायर। तो E1 यहाँ से आ जाएगा, यह आ जाएगा 45 × 10⁻, देखो माइनस का 6 और प्लस का 9, कितना बचेगा? प्लस का 3/0.01। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से इसका, 1 जीरो यहाँ बनेगा, तो 3 हो गए। तो 10⁻³ इधर है या 3a, तो टोटल कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 4.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, अब लिखेंगे कि Q2 चार्ज से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू, पूरा लिख दो, Q2 चार्ज। ये क्या बचेगा भाई? तो E2 बराबर बचेगा K Q2/R2²। ठीक है, तो E2 बराबर आएगा K, यानी कि 9 × 10⁹ Q2 कितना है? 10 × 10⁻⁶/R2²। इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना है? 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.101 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं इसको भी। तो आप ये पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, पॉइंट हटाया 100 हो गया। अब देखो 2 पावर यहाँ से, ध्यान से देखना, 1 पावर यहाँ से कितनी हो गई? 3 पावर हो गई, और प्लस की ये 9 पावर है तो 3 पावर और प्लस की आ गई, यानी कि 10⁻12 हो गया, और उसमें -6 चला गया, तो 10 क्या बचेगा? 6, यानी कि 9 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए डायरेक्शन की किसकी किधर है? तो देखिए पहला E1 की डायरेक्शन क्या होगी? तो प्लस की वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड, तो E1 इधर होगा। E2 तो ये भी प्लस है, इसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E2। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P कितना होगा? नेट की वैल्यू तो E बराबर आ जाएगा E2 - E1, बड़े में छोटे को घटा देंगे, तो E बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? E2 9 × 10⁶ माइनस E1 की वैल्यू 4.5 × 10⁶, मतलब E आ गया 4.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 4.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? तो देखिए जब दो अपोजिट वेक्टर होते हैं तो उनकी डायरेक्शन उनके क्या होती है? जिधर जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसकी तरफ होती है। तो E1 E2 में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा था? देखिए E2 का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस तरफ होगा। सो द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स +5 माइक्रोकूलाम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी नेट की वो क्या होगी? +5, इधर बड़े वाले की तरफ होगी, E2 की तरफ होगी। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से ए करेक्ट होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 4.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम होगी, वो भी किधर होगी? डायरेक्टेड टुवर्ड्स Q1 यानी कि +5 माइक्रो कूलाम। ओके, इसको नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम लोग टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 यह है कि 2 charges of +20 microcoulomb and 80 microcoulomb are 10 cm apart. Where will be the electric field strength be 0 on the line joining of the charges from 20 microcoulomb charge? A 0.1 meter, B 0.04 meter, C 0.033 meter and D 0.33 meter. Okay. बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि 2 चार्ज हैं, एक तो 20 माइक्रोकूलाम है और एक 80 माइक्रोकूलाम है, और ये एक दूसरे से
10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? 10 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है बच्चों कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होती है? हमेशा इनको ज्वाइन करने वाली लाइन में, कहीं बीच में, इनके इस लाइन पे, इन दोनों के बीच में। और हमेशा याद रखिएगा कि छोटे वाले चार्ज के पास होता है ऐसा पॉइंट। ऐसा पॉइंट कहाँ होता है? छोटे वाले चार्ज के पास। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ 0 होगी। हमको बताना है कि ये पहले वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर 0 होगा। तो मान लेते हैं पहले वाले चार्ज से x सेंटीमीटर पे 0 है, तो इधर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? ये 10 - x हो जाएगी। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 दिखाना, इस पॉइंट को P मान लें, इसको A मान लें और इसको B मान लें। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +20 माइक्रो कूलाम चार्ज। तो कितना आएगा भैया? +20 माइक्रो कूलाम चार्ज से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? तो ये आ जाएगी E1 = KQ/R²। जहाँ पर K पता है ना आपको, K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो K होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास KQ1/ डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों? x²। तो ये हो गया E1 = KQ1/x²। फिर हम बच्चों क्या करेंगे? अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +80 माइक्रो कूलाम चार्ज। उससे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगी E2, और E2 बराबर क्या हो जाएगी? KQ2/10 - x²। ठीक है, अब बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे 0 होनी चाहिए। तो पहले तो दोनों की डायरेक्शन देखो भाई, पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो प्लस की वजह से आउटवर्ड होती है, तो E1 इधर होगी। दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो वो इसकी आउटवर्ड होगी, यानी कि इधर होगी। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यानी कि यहाँ 0 मिल सकती है। लेकिन कब 0 मिलेगी? जब ये दोनों इक्वल भी हों, क्योंकि दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे ई नेट निकालेंगे P, तो ई नेट बराबर आ जाएगा हमारे पास E1 - E2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब E1 बराबर क्या होना चाहिए? E2 होना चाहिए। फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी 0। तो E1 बराबर E2 कर दो बच्चों। तो इसका मतलब E1 की वैल्यू कितनी आई? देखो, KQ1/x² बराबर KQ2/10 - x²। चूंकि यूनिट सेम रखनी थी इसलिए दोनों तरफ सेंटीमीटर हो गया x और 10 - x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइक्रो कूलाम डायरेक्ट रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि रेशियो ले रहे हैं ना, तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप कोई और यूनिट यूज करेंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। देखो बच्चों, K से K कैंसिल हो गया। Q1 कितना बचा है? तो यहाँ बचा Q1/x² बराबर Q2/10 - x²। Q1 कितना है? 20 x² बराबर Q2 कितना है? 80/10 - x²। इससे इसको कट करेंगे कितना टाइम? 4 टाइम। तो 1/x² बराबर 4/10 - x²। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1/x = 2/10 - x। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है 10 - x बराबर 2x। इसको उधर ले जाएंगे, 3x बराबर 10, तो x बराबर 10/3 सेंटीमीटर या 3.33 सेंटीमीटर। सो द वैल्यू ऑफ x इज 3.33 सेंटीमीटर। बच्चों
लेकिन हमसे तो मीटर में आंसर पूछा गया है, तो मीटर में पूछा गया है तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.033 मीटर। सो द आंसर विल बी 0.033 मीटर। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन दिए गए उनमें से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यह है कि 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these two point charges is 0 is A 8L, B 4L, C 2L, D L by 4। तो बच्चों ऐसा है कि हमसे कहा गया कि दो चार्ज हैं, एक प्लस 8q है और एक माइनस का 2q है। प्लस 8q चार्ज x बराबर 0 मतलब ओरिजिन पे रखा हुआ है, एक तरीके से समझ सकते हैं, और माइनस 2q जो चार्ज है ये x इक्वल टू L पर रखा गया। हमसे पूछा गया है कि इस पूरे स्पेस में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहीं 0 होगी जहां पे इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ऐसा केस में हमेशा याद रखिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे बाहर 0 होती है। मतलब ऐसे लाइन ज्वाइन कर दो तो बाहर या तो इधर 0 होगी या इधर होगी। अब इसमें से किधर होगी ये कैसे पता चलेगा? तो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास, छोटा मतलब मैग्नीट्यूड में छोटा। तो देखिए यहाँ 8 मैग्नीट्यूड में है Q और यहाँ पे 2Q है, तो ये छोटा है, तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगी। तो याद रखिएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 हो सकती है? दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बाहर छोटे वाले चार्ज के पास। ऐसा कब होगा? जब दोनों चार्ज अपोजिट होंगे तब। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को B नाम दे देते हैं। इस चार्ज को हमने Q1 कह दिया और इस चार्ज को हमने Q2 कह दिया। हम मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये यहां से पहले चार्ज से R मीटर पे 0 है। क्यों? क्योंकि हमको इसकी लोकेशन बतानी, मतलब यही R बतानी कि x की वैल्यू क्या होगी R पे। तो x इक्वल टू R इसका हो जाएगा आंसर। मेन हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों x एक्सिस पे बतानी पोजीशन, तो हम मान लेते हैं वैल्यू क्या है? R है। अब ये वैल्यू कितनी होगी? देखो 0 से लेकर L तक, मतलब ये वाला डिस्टेंस तो पता चल रहा है L था। अगर ये डिस्टेंस L था, ये R है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? ये बचेगी बच्चों R माइनस L। ठीक है, अब देखिए पहले चार्ज से ये डिस्टेंस R हो गई, इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? R माइनस L हो गई। ठीक है, तो Q1 से डिस्टेंस हो गई R और Q2 से क्या डिस्टेंस हो गई? R माइनस L। अब यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस 8Q चार्ज। तो प्लस 8Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो ये हो जाएगी E1 इज इक्वल टू K वही बात है, K की वैल्यू 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 तो यानी कि 8Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर आएगा तो कितना जाएगा? ये R स्क्वायर। ये पहला हो गया। ठीक है, फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -2Q चार्ज। तो -2Q चार्ज की वजह से कितनी होगी सोचो? तो ये हो जाएगी E2 बराबर Q की वैल्यू कितनी है? देखिए 2Q, मतलब चार्ज कितना है? 2Q अपान डिस्टेंस के स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी? R माइनस कैपिटल L का होल स्क्वायर। बच्चों हमको पता करना चाहिए कि P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो
पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि पहला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है। जबकि दूसरे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड, मींस E2 विल बी इनवर्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी, यहां लिखेंगे कि सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P E बराबर E1 माइनस E2, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि E की वैल्यू 0 होनी चाहिए उस पॉइंट पे। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मींस E1 माइनस E2 बराबर 0। दिस इंडिकेट E1 बराबर E2। तो यहाँ पे E1 और E2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर E1 E2 बराबर हो गए तो क्या मिलेगा, E1 K इंटू 8Q अपान R स्क्वायर बराबर K इंटू 2Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि R माइनस L का होल स्क्वायर। Q K से कैंसिल हो जाएगा। 2 से जब इस 8 को क्रॉस करोगे तो ये मिलेगा ऊपर 4, यहाँ बचेगा 1, मीन्स फाइनल आंसर बचेगा 4 अपान R स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 2 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू R माइनस L इज इक्वल टू R, मीन्स 2R माइनस L 2L इज इक्वल टू R। सो 2R माइनस R इज इक्वल टू 2L या R इज इक्वल टू 2L। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L, या हम कह सकते हैं यहाँ पे X एक्सिस में इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। सो एट दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ R विल बी 2L। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। जो दिए गए ऑप्शन से उसमें से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि R इक्वल टू 2L पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों टारगेट 35 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यह है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स बट नॉट अ टार्क but not a force, always a force and a torque, neither a force nor a torque। तो बच्चों देखिए हमसे कहा जा रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कुछ इस तरह से कि हर जगह वैल्यू कुछ अलग हो। मान लीजिए यहाँ पे E1 क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे E जो है वो क्या है, लेस है, ठीक है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों मान लेते हैं कि ऐसी ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब ये एक जैसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल पुट कर दिया गया, कोई भी डायपोल रख देते बच्चों, मान लो इसे रख दिया, ये डायपोल रख दिया गया। तो डायपोल का मतलब प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज। अब प्लस Q चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब ऐसा कुछ QE। माइनस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इधर कहीं, ये E1 और ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और। बच्चों इस सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि चूंकि अगर ऐसा एक मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसर मान लो, यहाँ पे रेयरर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो E1 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, किससे, E2 से। क्यों, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। अब हमसे कहा जा रहा है क्या ये नेट फोर्स 0 हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन भी थोड़ा सा अलग अलग हो सकती है और मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है ही, मतलब कभी भी ये फोर्स एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा एक नेट फोर्स लगेगा और हमेशा एक टार्क लगेगा इसको घुमाने के लिए, जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। मीन्स ऑलवेज अ फोर्स एंड ऑलवेज अ टॉर्क इज एक्टेड एट अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा एक फोर्स लगेगा और एक टार्क लगेगा। सो F net
इज नॉट इक्वल टू 0 एंड टाउ इज नॉट इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इसका मतलब जब कोई डायपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर ना तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कभी 0 होगा, ना इलेक्ट्रिक टॉर्क 0 होगा, ना टॉर्क 0 होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें 0 नहीं होंगी, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का गॉस थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा अपने टारगेट 35 की 03 वीडियो में, मतलब तीसरी वीडियो में। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।